कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। भारत में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पदहल कमल प्रचंड का आगमन हुआ। वो सबसे पहले इंदौर पहुंचे। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अगुवाई की एयरपोर्ट पे, और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत उनका स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे, जहां पर पारंपरिक जो मालवी नृत्य हैं उनको दिखाया गया। आप देख सकते हैं, ये पारंपरिक नृत्य के जरिए उनका स्वागत किया गया। इस दौरान वो बेहद प्रसन्न नजर आए। इस उनके स्वागत से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनका स्वागत कर रहे थे, और आप चेहरे पे मुस्कुराहट देख सकते हैं। उनके साथ में उनकी बेटी भी इस यात्रा में शामिल होने आई है। और इंदौर पहुंचने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री उज्जैन की ओर रवाना हुए। उज्जैन में उन्होंने श्री महाकाल लोक में दर्शन किए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्री महाकाल के दर्शन उन्होंने किए हैं। पशुपतिनाथ जी के देश से आते हैं और महाकाल लोक में वो पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने दर्शन किए और बहुत ही आत्मीय स्वागत उनका यहाँ पर हुआ है। और भारत और नेपाल एक ऐसे परिदृश्य में है जहाँ पर दोनों की जो संस्कृति है, या यूं कहे आध्यात्मिक जो संस्कृति है, पूरी तरह से एक है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं नेपाल को लेकर भारत का एक विशेष जो है आग्रह रहता है, एक संबंध रहता है। दोनों ही देश आपस में एक साझी विरासत लेकर साथ में चलते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से नेपाल की चीन के साथ नज़दीकियां बढ़ी हैं, उसको लेकर काफ़ी जो है मुद्दे अब उठते रहे हैं। इस यात्रा के कई महत्वपूर्ण मायने हैं। इस यात्रा को लेकर क्या कुछ यहाँ पर भारत में और नेपाल के जो लोग सोच रहे हैं, हम चर्चा करेंगे। और भारत की जो सीमा संबंधी जो समस्याएं हैं नेपाल के साथ में, जिसमें चीन अक्सर एक उकसाने वाली कार्रवाई करता रहता है, उसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। हम बता दें, इस समय हमारे साथ बहुत ही खास पैनल हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल रावत जी मौजूद हैं। रावत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। इसके साथ हमारे साथ उज्जैन से हमारे न्यूज एडिटर अभय तिरवर जी जुड़े हैं। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल। और हमारे साथ भोपाल में नेपाली समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री डोलराज भंडारी जी। डोलराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डोलराज जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत में आगमन होता है। इससे पहले जब ओली जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने परंपराओं को पलटते हुए पहली जो यात्रा प्रधानमंत्री बनने के बाद जो हमेशा भारत की रही है, वो ना करते हुए चीन की थी। लेकिन अब एक बार फिर पुष्पदहल कमल प्रचंड ने इस परंपरा को फिर से जो पटरी पे लाने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी जो पहली जो विदेश यात्रा है उसकी शुरुआत भारत से की है, महाकाल लोक के दर्शन किए हैं। किस तरह से भारत का नेपाली समाज इसे देखता है? धन्यवाद आशुतोष जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू यहाँ पे मुझे स्टूडियो में बोलने के लिए बुलाया। और मैं ये पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा यानी भारत का किया। इसके लिए भारत में रह रहे हैं सभी नेपाली समुदाय के, नेपाली समाज के लोग, सारे लोग इसका स्वागत करते हैं कि निश्चित रूप से भारत में रह रहे नेपाली समाज का भी इसमें उद्धार होगा और भारत और नेपाल का संबंध जो बहुत अच्छा बनेगा, अच्छा रहेगा। भारत में रह रहे नेपाली समाज के लोग लाखों के तादाद में हैं, जो कि लाखों के तादाद में होने के बाद हम यही मानते हैं भारत और नेपाल एक सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। रोटी बेटी का संबंध जो कहते हैं कि दो भाई की तरह मतलब संबंध है। इस संबंध को बरकरार रहे, व्यवहारिक रूप से इस संबंध को हम सब माने, यही मैं सबसे आग्रह भी करूँगा। और मतलब भारत और नेपाल का संबंध नेपाल के प्रधानमंत्री के आने के बाद और मजबूत होगा, ये हम सब आंकलन कर रहे हैं। डोलराज जी, आप नेपाल की पृष्ठभूमि से हैं। जब चीन से नज़दीकियों की बात सामने आती है, तब भारत में रह रहा नेपाली समाज उस वक्त में क्या सोचता है? क्या नेपाल के लिए ठीक है चीन के साथ नज़दीकियाँ? किस तरह से आप लोग देखते हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल ये चीज़ सही नहीं समझते हैं कि जो कि चाइना का ज़्यादा दबाव, ज़्यादा प्रभाव नेपाल में हो। हम यही चाहते हैं कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा नेपाली है तो भारत में है, नेपाली ज़्यादा है तो भारत में है।
और भारत और नेपाल का संबंध हमेशा बहुत अच्छा रहे, यही हम लोग यहाँ पे रहने वाले सारे नेपाली समाज और नेपाल में रह रहे हैं, मतलब लगभग काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज भारत का समर्थन ही करता है। लेकिन चीन काफी जो है लुभावने वादे करता है। इससे पहले मैं डिबेट में दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊं, आपसे एक छोटा सा सवाल, चीन में भी काफी आपके रिश्तेदार होंगे, जानने वाले होंगे, और माफ कीजिएगा नेपाल में, वो चीन को लेकर क्योंकि बहुत ही ज्यादा लुभावनी जो है उसके पास ऑफर रहते हैं, पाकिस्तान भी उसके कर्ज के जाल में फंस चुका है, नेपाल में रहने वाले आपके जो नेपाली साथी हैं वो चीन के इन लुभावने वादों के जाल में किस हद तक आ चुके हैं या वो सतर्क हैं? मेरा सोचना तो ये है कि नेपाल, चाइना, चीन केवल नेपाल को नहीं दिख रहा, चाइना एक भारत को दिख रहा है। यानी भारत और चाइना का मेरे हिसाब से मेरा सोचना ये है कि भारत और चीन का संबंध कुछ दिनों से एक खटास जैसा लगता है कि इसी को मतलब किसी न किसी तरीके से नेपाल को मतलब नेपाल को एक रास्ता बनाने की कोशिश मतलब कर रहा है, ऐसा हमें लगता है कि जो कि सारे नेपाली समाज के लोग चाइना से संबंध न हो और भारत से संबंध अच्छा हो, यही चाहते हैं। भारत से संबंध अच्छा हो यही सब चाहते हैं। जनरल रावत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सर, अगर हम स्ट्रेटेजिकली समझें तो ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से भी और नेपाल के लिहाज से भी? एट द आउटसाइड बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। आपने स्ट्रेटेजिक रीजन पूछा है। जैसे हमें सारा पता है पहले से चाइना का एम क्या है। पहले उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडिया को घेरने के लिए नीचे से करा था। अभी उसने ये जो हमारे नेबर्स हैं उन सबको एक एक करके अपने जाल में फंसा के हमारे को सराउंड करना चाहता है। हमारे को हमारा बिकॉज हम ही उसके कॉम्पिटिटर हैं साउथ एशिया में। तो जैसे आपने देखा है उसका जो प्लान होते हैं काफी लंबे होते हैं और धीरे धीरे करके वो अपने प्लान्स को उसमें काम में लाता है। जो उसका प्लान होता है, जो इंसेंटिव जो आप कह रहे लुभावने वादे करता है, जो उनका जो बेल्ट एंड कॉरिडोर जो इनिशिएटिव था वो काफी देश उसमें जुड़े, पर वो कोई मुफ्त में नहीं आता। वो बहुत बड़े उसके साथ आता है, क्या कहते हैं, जो उसके डेप्थ में फंस जाता है आदमी। ये जो हमने देखा श्रीलंका के साथ हुआ, अभी पाकिस्तान के साथ हुआ, और काफी हद तक जो अभी वो नेपाल को भी उसमें करना चाहता है, म्यांमार को तो भी उसने अपने काफी काबू में करा हुआ है। तो इसलिए ये जो उसकी स्ट्रैटेजी है वो इंडिया को अपने कंपटीशन में नीचा करना है। एंड जहाँ तक हमारा नेपाल के साथ संबंध है, जैसे बोला बहुत पुराना है, पर क्योंकि ये परसेप्शन मैनेजमेंट सालों से था, वो ऐसा था कि हम कोई बिग ब्रदर के जैसे उनके साथ बिहेव करते हैं। गलतियां आई थिंक हमारे से भी हुई है कि हमने अपने नेबर को उतने अच्छे तरीके से क्या कहते ओवर द इयर्स देखभाल करी, क्योंकि नेपाल इज लैंडलॉक्ड। जो उधर परसेप्शन है वो कहते हैं लैंडलॉक नहीं है, इट इज इंडिया लॉक इन द सेंस कि तीनों साइड, तीन दिशाओं से बाउंड्री जो है वो इंडिया के साथ शेयर करता है। सो ओवर द टाइम्स जो हमारे परसेप्शन था, जो मैनेजमेंट था, जो लोगों को ब्रिटिशर्स के टाइम से जो परसेप्शन हुआ, जब राणा फैमिली जो उनके उसमें राज्य में थे, उन्होंने इंडिया के साथ ये जब ट्रीटी साइन करी, और उस टाइम के जो ब्रिटिशर्स के जो उन्होंने जो उनसे टिम्बर के लिए और लेबर के लिए, और जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो नेपाली यूथ को यूज करा, उस सब का जो टिम्बर का पैसा था वो नेपाल की जनता में जाने के वजह, जो उनकी जो ये राज कर रहे थे राणा फैमिली, ज्यादा पैसा उनके पास गया। और जब हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप राणा फैमिली के साथ करी साइन, तो उसी टाइम से इट वाज थॉट कि इट वाज फ्लॉड इन अ वे कि इट वाज मोर बैलेंस टुवर्ड्स इंडिया की तरफ। तो इसलिए वो परसेप्शन था हमारे। फिर वो कम्युनिस्ट भी है, चाइना भी कम्युनिस्ट है। फिर लोग जो होते हैं, जो जब डेवलपमेंट नहीं होता किसी एरिया का, तो ये परसेप्शन हावी हो जाता है किसी के ऊपर। और उस तरीके से ओवर द इयर्स जो परसेप्शन नेपाल में इंडिया के अगेंस्ट हुआ है कि हमने उनका फायदा उठाया, बिग ब्रदरली ट्रीटमेंट उनके साथ किया है, तो उस वजह से क्या कहते हैं हमेशा जो जब ये चेंज हुआ, जहाँ से डेमोक्रेसी आई, नेपाली कांग्रेस फिर भी क्या कहते हैं
थोड़ा सा फेवरेबल थी काफी इंडिया के साथ, पर जब आपके कम्युनिस्ट पावर में आए तो दे नेचुरली फेवर्ड चाइना। एंड अगर आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर्स हैं स्टेट जो नेपाल और चाइना के, वहां भी एनफोर्समेंट चाइना ने करा हुआ है, पर उसका इतना वो नहीं है। अभी चाइना आप कह रहे थे कि उन्होंने काफी विभाग में वो देते उनको कि उन्होंने कहा हम आपके लिए रेल बना देंगे, रोड बना देंगे, पर इट इज नॉट सो इजी। एक रोड बनाना, तिब्बत से आना, इट इज नॉट सस्टेनेबल। उधर से वहां से आपको सामान भेजना नेपाल को सस्टेनेबल नहीं हो सकता। मेरे इंडिया के साथ काफी सारे बॉर्डर पॉइंट है, ओपन बॉर्डर है, पोर्ट है जहाँ से काफी सारा सामान जाता है। तो इसलिए नेपाल का जो है फ्यूचर है वो ज्यादा इंडिया के साथ ही है, बिकॉज इट इज द परसेप्शन दैट आपने देखा भी होगा, इंडिया एज अ कंट्री कैन ओनली हेल्प पीपल, इट इज अ फ्रेंड, इट इज अ ट्रू फ्रेंड इंडीड। वेयर एज चाइना जो है वो कॉलोनीज बनाता है, वो लोगों को पहले विभाग में सपने देता है, पैसा देता है, फिर उसको डेप्ट में डाल के, जैसे श्रीलंका और चाइना के साथ, सॉरी पाकिस्तान के साथ हुआ है, वही हाल जो अब आई थिंक नेपाली भी सोच रहे हैं कहीं चाइना उनके साथ भी ना करे। इसलिए जो आप प्राइम मिनिस्टर हैं प्रचंडा साहब, पिछली बार जब प्राइम मिनिस्टर बने थे वो भी पहले, जैसे आपने कहा ओली साहब चाइना गए थे, वो भी चाइना गए थे, पर इस बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो इंडिया आए हैं, क्योंकि अब वो परसेप्शन आ रहा है, लोग जो हैं जागृत हो रहे हैं। और लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने डेवलपमेंट नहीं करा और वो हाल अगर डेप्थ उसमें क्राइसिस में पहुंच गए और जैसे प्रेसिडेंशियल पैलेस में श्रीलंका में घुस गए थे, यही हाल दूसरे देशों में भी ना हो। तो इसलिए वो जो परसेप्शन जो है अब उनको समझ में आ रही है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि उनका जो फ्यूचर है वो ज्यादा बेहतर इंडिया के साथ है। एंड आई थिंक वी आर ऑलवेज बीन फ्रेंड इंडिया एंड वी हैव ऑलवेज हेल्प्ड आवर नेबर्स। जी अभय तिरवर जी, उज्जैन से तस्वीरें आपने दिखाई, एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत, साझा विरासत भारत और नेपाल की है। हिंदू राष्ट्र को लेकर कहीं ना कहीं जो है दोनों ही जो है बड़ी तादाद में दोनों ही देशों में हिंदू धर्मावलंबी रहते हैं। मैं बॉडी लैंग्वेज के जरिए आपके जरिए समझना चाहूँगा, इंदौर से लेकर उज्जैन तक की यात्रा की, जब वो महाकाल श्री महाकाल लोक में पूजन कर रहे थे तो किस तरह से उनके चेहरे के हाव भाव थे। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पुष्पदहल कमल प्रचंड कम्युनिस्ट विचारधारा के माने जाते रहे हैं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की जगह धर्मनिरपेक्ष नेपाल की ज्यादा वकालत की थी, लेकिन अब एक बार फिर वो दोबारा पुराने ट्रैक पे लौटते नजर आ रहे, कम्युनिस्ट होने के बावजूद भी। इस परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं इन तस्वीरों को उज्जैन से जो आई हैं? आपको भी आप ये देखेंगे कि जब वो वहाँ पहुंचे हैं, इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य मंत्रियों ने उनका स्वागत सम्मान किया है, उनकी अगवानी की है, और उसके बाद आप देखेंगे उनका चेहरे पर जो प्रसन्नता नजर आई है, और वहां से लेके यहाँ तक जो लोग उनके साथ थे और उज्जैन में जब वो पहुंचे हैं तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज आप ये देखेंगे कि वो बिल्कुल ये बताने का प्रयास करते रहे कि मैं जो है वो हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल अब नए रिश्तों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ और अब हम नए रिश्तों की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि ये बात भी तय है कि यहाँ की जब यात्रा समाप्त होगी तो उसके बाद वो चाइना ही जाने वाले हैं, लेकिन उसके पूर्व जिस तरीके से उन्होंने हिंदू संस्कृति के प्रति अपना झुकाव दिखाया है और महाकाल मंदिर में जाकर उन्होंने जो पूजा अर्चना की है, जल अर्पण किया है वहां पर, और वहां महाकाल मंदिर के जो पुजारी है उनके साथ में उनके विधि विधान से काफी वक्त बिताया है और पूरे वक्त वो बिल्कुल भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा देखने में नजर आई है। तो इससे ये तो लगता है कि अब वो इसके जरिए वो कई तरह के मैसेज देना चाहते हैं और ये मैसेज दूर तक भी जाएगा कि एक तो ये कि वो भारत के साथ अपने नजदीक को दिखाना भी चाह रहे हैं, बताना भी चाह रहे हैं और जताना भी चाह रहे हैं। और इसके बाद मुझे लगता है कि नई चीजें, नए दौर की चीजें सामने आएंगी। हालांकि अभी एक चीज और हमको देखने में आई है कि जब ये आने वाले थे उसके पहले यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे KPS ओली, उन्होंने तो इस बात का लेकर विरोध दर्ज करा दिया कि उज्जैन जो नई संसद के अंदर एक अखंड भारत का जो नक्शा लगा है उसको लेकर उन्होंने विरोध दर्ज कराया और इसके पहले KP भट्टाराई उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया है। तो कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि उनको प्रचंड को अपने देश में भी विरोध का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन अब नए तरह से संबंधों की तरफ ये देश जा रहा है और निश्चित रूप से अब विश्व स्तर पर जो भारत की छवि नए तरह से बन रही है और चाइना के प्रति जो उनका पहले जो झुकाव था नेपाल का या नेपाली आवाम का, उसमें भी परिवर्तन देखने में मिल रहा है। और ये यात्रा बहुत सारे मायनों में कई तरह से कई महत्वपूर्ण भी है और
कई नए राष्ट्रों का जो है वो खुलासा भी करेगी। ठीक है, एक बार फिर मैं जनरल टीपीएस रावत साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, ये सांकेतिक इसको यात्रा माने कि ठीक है, गुडविल जेस्चर फिर से यहाँ पे नेपाल की तरफ से दिया गया है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी भारत और नेपाल में सीमा विवाद है। दूसरी ओर होम ग्राउंड में भी कहीं ना कहीं जो हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है, इस समय जो भारत की जो सरकार है उसको माना जाता है कि हिंदू राष्ट्र के पक्षधर है, उसमें नेपाल खुद को कितना कंफर्टेबल पाता है? क्या अखंड भारत का जो यहाँ पर बात कही जाती है उसका हिस्सा बनने के लिए नेपाल किस हद तक तैयार है? क्योंकि जिस नक्शे को लेकर यहाँ पर जो है लगातार बात की जा रही है, खुद सरकार में जो सहयोगी हैं केपीएस ओली नेपाल में, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है। तो ये जो कई ऐसे स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके लिए नेपाल कितना कंफर्ट जोन में है? ये देखिए, आपने जो बोला है ये बॉर्डर रिजॉल्व डिस्प्यूट का, वो बेसिकली लिपू लेक जो पास है, जब इंडिया एंड चाइना ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया था कि 3 पास जगह से लिपू लेक, एक सिक्किम में और एक आई थिंक और जगह था, वहां से ट्रेड होगा जी। तो उस टाइम पे सर लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी, हाँ काला पानी एक ही जगह है वो जी। तो उस पे नेपालीज पार्लियामेंट ने क्या कहते हैं विरोध जताया था। पर देखिए उसके अलावा हमारा तो ओपन बॉर्डर ही है पूरा 1800 किलोमीटर का नेपाल के साथ, जिसमें फ्री आना जाना है। एंड पर एक और चीज आप देखेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी जब से चाइना फैक्टर आया है तो जो काफी बॉर्डर में डेमोग्राफिक चेंजेस भी काफी आ रहे हैं, जिसको हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा। अखंड भारत की बात कर रहे हो आप, वो है, पर आई थिंक नेपाल जो था वो तो 200 साल उसने 2015 या 16 में जो अपनी इंडिपेंडेंस की या रिलेशंस की ब्रिटेन के साथ एक वो मनाई था, जश्न मनाया था कि वो तो हमसे भी पुराना देश है। सो हम कभी नहीं चाहेंगे, इंडिया नेवर बीन, वो जो मैंने कहा था कि कॉलोनाइजर नहीं है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी देश को कॉलोनी बनाए जो कि चाइना करना चाहता है। सो उस हिसाब से तो हम कभी भी हमारे अखंड भारत के प्लान में आई डोंट थिंक नेपाल विल कम अदरवाइज। वी वुड लाइक देम टू बी हमारा अच्छा दोस्त, अच्छा नेबर, जिनके साथ दोनों के दोनों ग्रो करें। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो आप कह रहे जो एक्टर हो सकता है अभी नेपालीज प्राइम मिनिस्टर का यहाँ आना, रिसेंटली देखिए आज 7 MOU साइन हुए हैं, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का भी एक साइन हुआ है। खबर ऐसी है कि जब 2015 में नेपाल ने चाइना के साथ एक ट्रेड का एग्रीमेंट साइन करा था, उसके बाद चाइना ने कुछ वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। पर इंडिया ने ये कहा है कि अगर चाइना कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाएगा या जिसमें उसका चाइनीज लेबर काम करेगा, उस तरह हम पावर नहीं खरीदेंगे। और ये जो भी क्या कहते हैं पावर वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है, उसका जो खरीदार है वो सिर्फ इंडिया है और कोई नहीं है। चाइना नहीं खरीद सकता उसको। जैसे हमने कहा जो उसका लॉजिस्टिक्स है वहाँ से आना इधर और तिब्बत के थ्रू, इट इज वेरी डिफिकल्ट टरेन, तो इसलिए उसको सिर्फ इंडिया ही खरीद सकता है। सो क्या फायदा हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने का चाइना का, अगर उसका कोई खरीदार नहीं है। तो ये दैट इज ऑल्सो ऑल दी स्ट्रैटेजिक, देयर लॉट ऑफ स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स। बीच में उन्होंने कहा था कि हम जैसे हमने एक अग्निवीर स्कीम स्टार्ट करी थी, तो आई थिंक नेपालीज गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उसमें अग्निवीर उसमें स्कीम में हम अपने नेपालीज को नहीं देंगे, हमें पूरा वही चाहिए जो क्या कहते हैं फुल फ्लेजेड टोटल क्या कहते हैं फुल सर्विस वाला जो होता है स्कीम, उसमें होना चाहिए। हमारी फौज में 32,000 क्या कहते हैं सर्विंग नेपाली सोल्जर हैं अभी। सो आई बिलीव चाइना ने उनको ये भी बोला कि कोई फिक्र नहीं है, हम उनको अपने यहाँ भर्ती कर देंगे, रिक्रूट करेंगे एंड आपको रेल कम्युनिकेशन ये सब कुछ कर देंगे। तब ये ऑल दिस थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट। जैसे आपको पता है चाइना वादे तो करता है पर पूरा करने में उसको अपना ही इंटरेस्ट पहले देखता है कि अपना इंटरेस्ट कैसे पूरा हो। और इस सब में जो जियोपॉलिटिक्स जो स्ट्रैटेजिक है उसका सिर्फ एम है इंडिया को कमजोर करना। सो हमारे को आई थिंक जो मैंने कहा था पहले भी कि ओवर द ईयर्स हमने हमारे से भी थोड़ी गलतियां जो ब्रिक बदली ट्रीटमेंट हमने करा है, होता है वो सब कुछ, क्योंकि परसेप्शन उधर का भी था इधर का भी था। एंड कुछ कभी कभी ऐसे परसेप्शन मैनेजमेंट से चीज ऐसे रास्ते पे आ जाते हैं कि मतलब हेड ऑन कोलिजन हो जाता है। और हमने 3 क्या कहते हैं एम्बार्गोज लगाए थे, एक आई थिंक 75 में, फिर 80 में और एक 2015 में। सो ऑल दिस लीड्स टू टेंशन बिटवीन स्टेट्स। और मैं तो ये सोचता हूँ अभी, क्योंकि जो ये पहल हुई है
इसको हमें अच्छी तरीके से आगे ले जाना चाहिए। हमारे को एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इमीडिएट रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि अच्छा उसने ये कर दिया हम ये कर देंगे। हमारे को साथ मिलके एक साथ, क्योंकि नेपाल भी सॉवरेन कंट्री है जी, हमारे को उसका जो सॉवरेन नेशन का जो दर्जा होता है वो समझ के उनको पूरा जो इक्वल स्टेटस दे के साथ करना चाहिए। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन वो जो परसेप्शन जो हमारा बिग ब्रदर का है उसको खत्म करना चाहिए। जी बिल्कुल। डोला जी, जिस बिग ब्रदर यानी कि बड़े भाई की भूमिका भारत निभाता आ रहा है, हालांकि इसके कई भाव भी हो सकते हैं। कई बार अच्छाई भी होती है कि चलिए हम अपने छोटे भाई का ख्याल रख रहे हैं, और कई बार ये होता है कि यार बड़े भाई के तरह हम पे थोपा जा रहा है। आपकी मानसिकता हम जानना चाहेंगे कि नेपाल में रहने वाले लोग, चूंकि आप लगातार उनसे जुड़े हुए हैं, वो भारत को किस तरह से देखना पसंद करते हैं, और वो कौन सी ऐसी बातें जिसको लेकर भारत से उनकी नाराजगी रहती है, या चाहते हैं कि भारत इसका स्टैंड को थोड़ा और बेहतर करे। नहीं, मेरा कहना ये कि जैसे अपन छोटे भाई बड़े भाई की बात करते हैं, तो छोटे भाई बड़े भाई का व्यवहार में लाएं, ये हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि कई चीज़ों में होता है कि बोलने में तो ये आता है कि छोटे भाई के जैसा, लेकिन छोटे भाई बड़े भाई के जैसे व्यवहार में लाएं। रोटी बेटी के संबंध, जैसे मैंने अभी बताया, रोटी बेटी के संबंध जो बताते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक परंपराएं भारत का और नेपाल का एक जैसा ही है। मतलब ये सब परंपराएं एक दूसरे, शादी विवाह मतलब एक जैसा, मतलब यहाँ के वहाँ के यहाँ भी होती हैं। तो ये संबंध भारत और नेपाल के जैसा संबंध तो और किसी से हो ही नहीं सकता है। कि बाकी रहा जो चाइना के पूर्व प्रधानमंत्री, मतलब अपने अपने सोच, अपने अपने विचार हैं, मतलब उनका सोच उनसे तालमेल होती है तो मतलब उनके साथ होगा। लेकिन नेपाल में ज़्यादातर लोग भारत से संबंध अच्छा संबंध हो, कि जैसे हम कहते हैं वैसे व्यवहार में भी लाएं, हम लोग यही चाहते हैं। अभय जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कि नेपाल के प्रधानमंत्री का इतनी महत्वपूर्ण यात्रा, और उसमें इंदौर और उज्जैन, और खासतौर पे फिर उसके बाद इंदौर में काफ़ी वो मुलाकात भी करेंगे आज रात में, सभी से चर्चा भी होगी उनकी। मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बतौर पत्रकार आपसे समझना चाहेंगे ये कितना महत्वपूर्ण है, पहला प्रश्न। और दूसरा ये कि मध्य प्रदेश को इस महत्वपूर्ण यात्रा के लिए चुनना नेपाली प्रधानमंत्री के द्वारा भी और भारत सरकार के द्वारा भी, ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अफसर जी के प्रचंड यहाँ से रवाना होती है इंदौर के लिए, और रात को वो जो है चीफ के साथ में भोज करेंगे। अब आपके सवालों पर आता हूँ कि उज्जैन की जो महत्वपूर्ण यात्रा है उसका कनेक्शन आप देखेंगे कि वहाँ जो काठमांडू में एक बहुत बड़ा मंदिर है भोलेनाथ का जी, यहाँ के लोग वहीं जाते हैं सीधे पहले। पशुपतिनाथ, एक पशुपतिनाथ का मंदिर है ना, पशुपतिनाथ से सीधे महाकाल के दरबार तक पहुंचना तो एक कनेक्टिविटी तो दिखाता है कि हम जो दोनों एक ही संस्कृति का पालन करने वाले लोग हैं। इससे एक गहरी पेड़ तो नजर आती है। और उज्जैन, चूंकि आप ये देखिए कि जब भी कोई राजनीतिक हलचल देश में होती है तो बड़े प्रोग्राम उज्जैन के अंदर देखने में आते हैं, चाहे वो चुनावी माहौल सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर प्रदेश सरकार की जब चुनाव आने वाले होते हैं, विधानसभा चुनाव, तो उज्जैन जो है अपने आप में एक धार्मिक नगरी होने के साथ साथ एक राजनीतिक इवेंट का भी क्षेत्र बन चुका है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे दौरे में इस बात का भी ख्याल तो रखा ही गया है कि किस तरह से आने वाले समय में इस बात को बुलाया जा सके। और निश्चित रूप से विश्व स्तर पर तो इसका जो है वो फायदा दिखने को मिलेगा ही सही, लेकिन धार्मिक नगरी से धार्मिक नगरी का संबंध, महाकाल से सीधे पशुपतिनाथ का संबंध जोड़ने का प्रयास भी इसमें किया गया है। और आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि इसी को लेकर आप जब चुनावी माहौल बनेगा या और भी जब राजनीति की स्थितियां सामने आएंगी तो ये वाला जो दौरा है प्रचंड का, इसको भी आप देखें, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा वादों में, दावों में। तो कहीं ना कहीं अब आप आने वाले समय में इस पूरे दौरे को एक राजनीतिक परिदृश्य में भी देखेंगे। जी बिल्कुल। सर, फाइनल क्वेश्चन मेजर जनरल टीपीएस रावत साहब से लेना चाहूंगा। सर, एलएसी में जिस तरह से लगातार हमारे टेंशन्स रहती हैं चाइना को लेकर, डोकलाम के बाद से तो और भी ज्यादा, उस लिहाज से ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नेपाल के जो प्रधानमंत्री का कितना महत्वपूर्ण है, और भारत के लिए अपनी जो चिंताएं हैं वो नेपाल के साथ साझा करने का कितना महत्वपूर्ण अवसर है? आई थिंक आपने बोला है महत्वपूर्ण अवसर है। आई थिंक दैट इज द राइट वर्ड। इधर से आई थिंक हमारे को रिलेशंस को आगे ले जाना चाहिए। ये बीच में राजनीतिक का तो ठीक है जो होता रहता है, पर आई थिंक स्ट्रेटेजिक लेवल पे इट इज अ वेरी गुड स्टेप।
हम जो फौज में रहे हैं, हमारी बटालियन भी गुरखास की है, हमारे साथ भी हमारे रेजिमेंट में गुरखास करे, दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट सोल्जर्स इन द वर्ल्ड एंड दे आर, आई थिंक, उन्होंने इतनी लड़ाइयों में हिंदुस्तान आर्मी के साथ लड़ा है, हिंदुस्तान आर्मी के लिए लड़ा है। आई थिंक जहाँ पे उन्होंने अपनी जान पे भी फिक्र नहीं करके अपनी जान निछावर करी है। सो दे आर दोस काइंड ऑफ पीपल एंड वी हैव टू टेक देम अलोंग। अपने भाई, आपने बोला दोनों हिंदू, लाइक नेपाल इज द ओनली हिंदू किंगडम इन द वर्ल्ड, दैट इज व्हाट इट सेड, दे आर ओन एंड वी हैव टू, क्या कहते हैं, मेक यूज ऑफ दिस मोमेंटस ओकेजन एंड देयर इज दिस इज द चेंज इन इतने सालों से जो अभी जो बीच में कड़वाहट चल रही थी, जो ऊपर इतने नहीं आती पर थोड़ा बहुत अंडर करंट्स भी होते हैं, बाहर भी कुछ दिखता है, ब्लॉकेड होते हैं। And I think from here we should only take it forward because आजकल दुनिया में geopolitics and considering China, things are very different and things move at very, हमारे को देख सकते हैं आसपास के देशों में क्या हो रहा है, तो हमारे को तो it should use this as a good opportunity to build bridges. And like I said, India can only make friends. It is China who makes colony. So that is the message we should go around and we should forgetting the राजनीति के जो लोग जिसका फायदा उठाते हैं, आई थिंक वी शुड नॉट टॉक अबाउट राजनीति, वी शुड ओनली थिंक अबाउट जियोस्ट्रैटेजिक कंपल्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस विजिट एंड मेक द बेस्ट ऑफ। जी बिल्कुल। अंत में डोलराज जी, नेपाली भाषा में अगर आप अपने नेपाल के प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे स्वागत करना चाहेंगे भारत में, तो किस तरह से करेंगे? नेपाली भाषा में मैं बोलना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमन्त्री जी, जो भारतको आगमनमा तपाईलाई स्वागत छ र यो हामी नेपाली समाज पनि तपाईको हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छ र निश्चित रूपमा नेपालबाट आएर भारतमा बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको समस्याहरूको बारेमा तपाईले हल गरेर जान, समस्याको हल गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई यही आशा छ। मलाई भोलि बिहान 7:30 बजे समय पनि मिलेको छ इन्दौरमा, म पनि तपाईसँग भेट्न आउँदैछु। म धन्यवाद। जी, मैं समझ गया आपने क्या बोला। आपने बोला कि नेपाल की समस्या, भारत की समस्या सुलझाने बहुत महत्वपूर्ण यात्रा रहेगी। जी, कितने साझा संस्कृति है कि अभय जी भी मुस्कुरा दिया। अभय जी बिल्कुल समझ में आ गया क्या बोला डोलराज जी ने। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक संयुक्त और साझा संस्कृति है जिसकी वजह से हम भाषा को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और अगर यहाँ पे कोई चाइनीज बैठे होते और अगर मैं उनसे कहता कि आप बोलिए, तो निश्चित तौर पे अभय जी के चेहरे पे और मेरे चेहरे पे हवाइयाँ जरूर उड़ रही होती। रावत सर जरूर समझ जाते हैं क्योंकि जनरल हैं, उनको तो काफी भाषाओं का ज्ञान रहता है, लेकिन हम जरूर नहीं समझ पाते। लेकिन समझदार को इशारा काफी है। यात्रा के महत्व काफी महत्वपूर्ण होते हैं और यही वजह है कि भारत और नेपाल की इस महत्वपूर्ण इस यात्रा को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। चाइना भी टकटकी लगाए देख रहा है, क्योंकि हर बार चाइना अपने चंगुल में फांसने के लिए कभी पाकिस्तान को, कभी श्रीलंका को, कभी म्यांमार को, कभी बांग्लादेश को, कभी नेपाल को, भारत के चारों ओर वो एक तरह से अपने ही जो भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो बरसों से अपने सॉवरेन स्टेट के साथ में अपने अस्तित्व को बचा के रख पा रहे थे, लेकिन अब उनको लालच के जाल में लगातार फंसाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। और नेपाल हमारा एक ऐसा देश है, और हम जनरल नॉलेज की किताबों में बचपन में पढ़ा करते थे कि एकलौता एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है, तो उसका नाम आता था नेपाल। और कहीं ना कहीं अब उसको लेकर एक बार फिर यहाँ पर आवाज उठने लगी है। और पशुपतिनाथ से महाकाल तक की ये जो यात्रा की जो शुरुआत हुई है नेपाली प्रधानमंत्री की, साफ तौर पर सांकेतिक है कि संयुक्त विरासत है भाई, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो भी मसले हों बातचीत से सुलझा लिए जाएंगे, जैसा कि डोलराज जी ने नेपाली भाषा में बताया। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।